नमस्कार। गीता आईएएस में आपका स्वागत है। समय बर्बाद न करते हुए सीधे टॉपिक पे। आज क्लास 62 है। तो आज हमको ये समझना है कि डिसिप्लिन क्या है। देखिए, मैं ये पूरा एथिक्स का क्लास जो है मैं सिलेबस दिखा दिखा के कर रहा हूँ। पूरा का पूरा टॉपिक हो जाएगा, यानी पूरा यूपीएससी का जो एथिक्स वाला चैप्टर है पूरा यूट्यूब पे है। आप एक एक वीडियो आप एक एक करके देख सकते हैं। बहुत लंबी लंबी वीडियोज़ नहीं है, छोटी छोटी वीडियोज़ है। आप चाहे तो एक दिन में 3 वीडियो 4 वीडियो देख के आप अपने नोट्स बना सकते हैं। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे तो नोट्स भी प्रोवाइड किए गए हैं, सारी एक बार में ही पूरा दे दिया गया है बल्क में। आप एक एक करके पढ़ सकते हैं, चलते फिरते रिवीजन करके सॉफ्ट कॉपी के रूप में पढ़ सकते हैं। तो यूपीएससी में हम ये जो वर्ड्स पढ़ते हैं, डिसिप्लिन, ट्रस्ट वर्दीनेस, ये क्यों पढ़ते हैं? देखिए, आपसे डायरेक्ट डिफिनेशन नहीं पूछेगा। हो सकता है आपसे डिफिनेशन रेयर केस में पूछ ले, लेकिन आपको ये वर्ड्स जब सामने आए तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ड्स है क्या। जब आप लिखें तो आपके दिमाग में एक इमेज बनना चाहिए कि ये इस वर्ड्स का मतलब क्या है। लिखेंगे डिसिप्लिन, यानी आप जब लिखेंगे ना कि पूरा अनुशासन में रहना है, तो आपको पता होना चाहिए कि अनुशासन का मतलब क्या है। आपके दिमाग में इमेज चलना चाहिए, मतलब पता होना चाहिए। लिख के आगे बढ़ जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा, तो फिर मतलब नहीं है कोई उसका। देख तो देंगे लेकिन पता नहीं चलेगा ना कि आपके दिमाग में चल क्या रहा था उस वक्त। तो डिसिप्लिन क्या है? देखिए, इसका सीधा सा मतलब यही है कि आप नियम, अनुशासन और सही तरीके से अपने कर्तव्यों को पालन करें, अपनी ड्यूटी को फॉलो करें। यही होता है अनुशासन। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इंसान जो अपने जीवन में नियम बनाकर उसे पूरी तरह ईमानदारी से और लगन से निभाता है, तो ये होती है ईमानदारी, यानी डिसिप्लिन होती है। सॉरी, ये होता है डिसिप्लिन। जब आप कहते हैं ना कि हमको यूपीएससी में आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, सबका अपना अपना गोल होता है किसी न किसी ना एरिया में। तो वो क्या करते हैं, एक डिसिप्लिन में अपने आप को एक डिसिप्लिन वाला व्यक्ति बनाते हैं। क्या करते हैं, वो एक नियम बना देंगे कि हाँ, मुझे इतने बजे उठना है और मुझे ये करना है, ये मेरे आज के पूरे दिन का गोल है। XYZ कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें नियम बन रहे हैं। ये नियम बना के जो लक्ष्य उन्होंने तय किया उसको पाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो लक्ष्य भी इंक्लूड होगा डिसिप्लिन में कि उसको ये लक्ष्य पाना है, इसलिए इसने ये पैरामीटर तय किए कि सुबह उठना है, हेल्थ ठीक रखना है, हेल्दी रहेंगे तभी हम ढंग से अपने गोल को कम समय में जल्दी से अचीव कर लेंगे। ठीक है। तो नियम, अनुशासन, सही तरीके से अपनी ड्यूटी का पालन करना ही डिसिप्लिन है। ठीक है। इसका मतलब यही है। तो डिसिप्लिन को जब हम वर्ड बाय लाइन में बोलेंगे तो ये बोलेंगे कि अपने कार्यों, अपने बिहेवियर को सही तरीके से कंट्रोल करना, समय पर काम करना, नियमों का पालन करना, खुद को कंट्रोल करके रखना और मुश्किलों और इच्छाओं में काबू पाना। जब आपको कोई मुश्किल आए तो उसको टैकल करना। आपकी बहुत सारी इच्छाएं होंगी, पढ़ते वक्त आपको बहुत सारा डिस्ट्रैक्ट करता होगी, फ़ोन उठा ले चला दे। ठीक है। पढ़ते पढ़ते दिमाग कहीं और चला जाता है, तो उसको कंट्रोल करना, अपनी इच्छाओं पे भी काबू पाना, ये होता है डिसिप्लिन। अब देखिए, ये डिसिप्लिन मैंने इतना बता दिया कि यही है डिसिप्लिन, और आप जानते भी हैं क्या है। लेकिन अब धीरे धीरे देखिए इसमें एग्जाम्पल जुड़ने वाले हैं। बहुत सारे बुक्स है एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे द पावर ऑफ हैबिट, बहुत सुना होगा आपने इस बुक के बारे में, हर जगह छपता है। और बुक है दूसरी की सेल्फ डिसिप्लिन इन 10 डेज, ये भी सुना होगा आपने। मूवीज़ के एग्जांपल है दंगल। दंगल में देखते हैं कैसे अपने जो महावीर सिंह फोगाट है, अपने बच्चियों को एक रेसलर बनाने के लिए कैसे पूरा डिसिप्लिन में लाते हैं कि सुबह उठना है, तुम्हें ये करना है, फिर शाम तक पूरी चीज़ें प्रोसेस करके फिर एक रूटीन में चलने लगते हैं सारी चीज़ें। तो ये डिसिप्लिन होता है। ठीक है। और चक दे इंडिया में जो मिस्टर कबीर रहते हैं, अपने जो उनकी टीम होती है उनको कैसे प्रिपेयर करते हैं, एक डिसिप्लिन के द्वारा। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं। अब मैन ऑफ डिसिप्लिन बोलना चाहे तो आप महात्मा गांधी का नाम ले लीजिए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का ले लीजिए, स्वामी विवेकानंद जी का ले लीजिए। ये होता है, ये लोग हैं मैन ऑफ डिसिप्लिन। ठीक है। और स्वामी विवेकानंद जी का तो एक बहुत ही फेमस कोड भी है जो डिसिप्लिन को रिप्रेजेंट करता है सीधा सीधा। देखिए, तो उन्होंने क्या बोला था कि अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। मतलब उठो जागो भागो, और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लो। तो इसमें डिसिप्लिन वाली जो प्रेरणा है वो छवि दिखती है इसमें। तो ये सब मैन ऑफ डिसिप्लिन वाले लोग हैं। ठीक है। तो ये थी डिसिप्लिन। अब बहुत सारे धार्मिक रिलीजियस बुक्स में भी इस तरीके की बातें आती हैं डिसिप्लिन को लेके।
जैसे हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म में। देखिए हिंदू धर्म में एक वर्ड आता है सुखार्थी वर्जित शास्त्रम, ये वर्ड है, ये इस्तेमाल होता है। ठीक है, मतलब सुख पाने के लिए नियमों का पालन करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे भी नियम आ गए कि डिसिप्लिन में रहो। डिसिप्लिन का मतलब भी बताया कि नियम का पालन करना। जो आप नियम बनाएंगे, जो चीज़ पाना है, आपने एक तो नियम बनाएंगे ना कि ये सब चीज़ें करूँगा मैं, तो वो नियम ही है, तो उसको फॉलो करना, यानी सुखार्थी वर्जित शास्त्र। सुख पाने के लिए नियमों का पालन करना पड़ेगा हमें। ठीक है, और इस्लाम में क्या बोला जाता है, ये सारी एग्जांपल्स हैं, मैं ये एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, बाकी डिसिप्लिन आपको समझ में आ गया क्या है, ये एग्जांपल्स हैं सारे। तो इस्लाम में बोला जाता है कि इंडीड अल्लाह लव्स दोज हु आर कंसिस्टेंटली रिपीटेंट एंड लव्स दोज हु प्यूरिफाई देमसेल्फ, यानी खुद को नियंत्रित करना और अनुशासन रखना अल्लाह को प्रिय है, ये बोलते हैं वो। सिख धर्म में बोलते हैं कि वही सच्चा ज्ञानी जो स्वयं को नियंत्रित करे, अपने आप को कंट्रोल करे। आपके डिसिप्लिन में अपने आप की इच्छाओं पे कंट्रोल करना भी आता है। और ईसाई धर्म में सब कुछ शालीनता और अनुशासन के साथ होना चाहिए, ये बोला जाता है। सारी जगह डिसिप्लिन का महत्व है, सारी जगह पे। और पूरा भगवत गीता तो आप देखेंगे अपने पांचों इंद्रियों पर कंट्रोल करने के बारे में ही लिखा गया है, अपने आप की इच्छाओं पे काबू पाने के लिए लिखा गया, यानी डिसिप्लिन में रहने का संकेत दिया जा रहा है। यू हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल थे, केवल एक वर्ड मैंने समझाया, बाकी सारे एग्जाम्पल थे। एग्जाम्पल थोड़ा डाइवर्स होना चाहिए, बुक का नाम होना चाहिए, पर्सनैलिटीज़ के नाम होने चाहिए, कुछ कोटेशंस होने चाहिए आपके, जिस भी धर्म से फॉलो करते हैं। या नॉर्मली आप, हमें तो सभी लिखना है, यूपीएससी में ना हो कि आप केवल हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म या फिर किसी और धर्म से, ईसाई धर्म से जुड़े हुए हैं, तो उन्हीं का लिखिए, सबका लिखिए। तो उदाहरण के लिए मान लीजिए अगर एक छात्र जो है रोज़ समय पर स्कूल जाए और पढ़ाई जो है मन लगा कर करे, तो उसे डिसिप्लिन ही कहा जाएगा। और वैसे ही जैसे नियम, ऑफिस में जो है नियमों का पालन करना, समय पर काम करना, डिसिप्लिन कहलाता है। ठीक है, सिंपल में यही होता है डिसिप्लिन। समझ में आ गया होगा, कंफ्यूज नहीं करना है ज़्यादा कुछ। खुद पे काबू पाइए, नियमों का पालन करिए, कुछ जो लक्ष्य तय किया उसकी तरफ बढ़ते रहिए अनुशासन के साथ। तो डिसिप्लिन क्या होता है, जीवन में सफल होना, सफलता, व्यवस्थित और संतुलित, आपको संतुलन देता है। डिसिप्लिन से आपके जीवन में सफलता पाते हैं, आप व्यवस्थित रहते हैं और संतुलन बना रहता है जीवन में। तो ये हमें बेहतर, इनडायरेक्टली हमको एक बेहतर इंसान बनाता है। ठीक है, जिससे हमारा जो पर्सनैलिटी है और जो है सामाजिक जीवन जो है खुशहाल हो जाता है उससे। अब डिसिप्लिन के टाइप्स भी हैं, अब दिमाग में चल रहा होगा डिसिप्लिन के भी बड़ा टाइप्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं। देखिए कुछ मुख्य पढ़ेंगे हम। पहला तो है सेल्फ डिसिप्लिन, आत्म अनुशासन। सेल्फ डिसिप्लिन वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा कि किसके बारे में बात हो रही है, कि सीधा मतलब कि खुद जो हम अपने ऊपर लागू करें उसको। ये डिसिप्लिन, इस डिसिप्लिन में ये आता है कि हम खुद अपने नियम बनाते हैं, खुद पर लागू करते हैं, यानी खुद को नियंत्रित करते हैं अपनी इच्छाओं, आदतों को सही दिशा में रखने के लिए। जैसे रोज़ सुबह उठना, पढ़ाई करना, अपने आलस्य से बचने की कोशिश करते हैं। ये है सेल्फ डिसिप्लिन, जो खुद नियम बना के अपने ऊपर लागू कर लें हम। एक होता है सोशल डिसिप्लिन, जो समाज के नियम और व्यवहार होता है, जो समाज बनाता है, जो पूरे कलेक्टिव सोसाइटी मिलकर बनाती है, कि आपको एक विवाह व्यवस्था बनी है उसमें जाना है, इस तरीके से, ये सारी चीज़ें। ठीक है, यानी समाज के नियम, कानून और मर्यादाओं को पालन करना। सड़कों, उदाहरण के लिए मान लीजिए सड़कों का नियम पालन, सड़कों पे जो ट्रैफिक रूल्स है वो, सार्वजनिक स्थानों पर शांति बनाए रखना, शोर शराबा न मचाना, ये सोशल डिसिप्लिन है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑर्गेनाइजेशनल डिसिप्लिन भी होते हैं। आप किसी सरकारी संस्था में या ऑफिस में काम करते होंगे, कार्यस्थल होगा, कार्यालय होगा, स्कूल होगा, अन्य संस्थाएं होंगी बहुत सारी, तो वहाँ पे नियम बनते हैं, उनका फॉलो करना पड़ता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए सरकारी कर्मचारी का समय पर आना जाना, रिपोर्टिंग करना, नियमों का पालन करना, ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिसिप्लिन है, या कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल डिसिप्लिन है। कि टाइम पर स्कूल में होता है ना कि 7 बजे स्कूल खुल जाएगा, इतने बजे छुट्टी हो जाएगी, ये नियम बनाए हुए, उसको फॉलो करना पड़ता है, ये ऑर्गेनाइजेशनल डिसिप्लिन कहलाता है। एक होता है मिलिट्री डिसिप्लिन, सैनिक अनुशासन। यहाँ के क्या होते हैं नियम, सख्त नियम होते हैं, आदेश होते हैं, बहुत सारे सेना या पुलिस जैसे संगठनों में ये होता है। तो आदेश का पालन बिना प्रश्न के
बिना प्रश्न किए करना होता है। मिलिट्री डिसिप्लिन में खासकर कड़ी ट्रेनिंग होती है, नियमों का पालन ज़बरदस्त करना पड़ता है। तो सेना में समय पर, उदाहरण के लिए सेना में समय पर रिपोर्ट करना, कमांडर के आदेश का पालन करना, ये मिलिट्री डिसिप्लिन होता है। ये टाइप्स ऑफ डिसिप्लिन में है। ठीक है, ये बेसिकली आप लोग को बस बेहतर बनाने की तरीका है। जैसे कोई भी संस्था या अपने आप को चलाना होगा, आपको अपना जीवन, खुद का जीवन बेहतर करना होगा, तो क्या करेंगे आप? सेल्फ डिसिप्लिन में आएंगे। अगर आप किसी संस्था में हैं तो उस संस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए वो संस्था अपना कुछ नियम बनाएगी, तो वो उनका जो ऑर्गेनाइजेशनल डिसिप्लिन है उसको मेंटेन करने के लिए वो भी नियम बनाएंगे, ताकि आप जाके कुछ उत्पात ना मचा दें। बहुत सारे देखेंगे बड़ी बड़ी कोचिंग होती है IAS की, तो वहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट बना होता है। वहाँ पे वहाँ के कर्मचारियों के लिए, जो स्टूडेंट्स आते हैं उनके लिए, सबके लिए, तो उनको फॉलो करना पड़ता है। नहीं करेंगे तो फिर वो आपको बाहर निकाल देंगे। तो वो चाहेंगे कि मेरा जो सारी सी व्यवस्थाएं हैं ढंग से चले, डिसिप्लिन के साथ चले, तो एक रूल बनता है वहाँ पे, उत्पाद न मचाएं लोग। ठीक है, अब एक है इम्पोज डिसिप्लिन। अभी हमने क्या क्या देखा? सेल्फ डिसिप्लिन, सोशल डिसिप्लिन, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसिप्लिन, मिलिट्री डिसिप्लिन। एक होता है इम्पोज्ड डिसिप्लिन। ये मतलब ये उस तरीके का डिसिप्लिन होता है जो हमें बाहर से हम पर लागू होता है। जैसे स्कूल, ऑफिस, घर में नियम जो बनते हैं, जिसको हम अभी कह रहे थे ना, ऑर्गेनाइजेशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिसिप्लिन, ये वही है। ये इसको ये बोले एडमिनिस्ट्रेटिव डिसिप्लिन या इम्पोज डिसिप्लिन, दोनों एक ही है। पर्सनल लाइफ में डिसिप्लिन या सेल्फ डिसिप्लिन, दोनों एक ही है। प्रोफेशनल लाइफ में डिसिप्लिन या फिर आपके ऑर्गेनाइजेशनल डिसिप्लिन, दोनों सेम है। मान लीजिए आप प्रोफेशनल डिसिप्लिन में एक होता है जो उसमें आप खुद एक प्रोफेशनल किसी, मान लीजिए आप डॉक्टर हैं, एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेट आपने लिया है, आप डॉक्टर हैं, ठीक है, तो अपने काम काज और पेशेवर ज़िंदगी में आप नियमों का पालन करेंगे। मतलब समय की पाबंदी होगी, आप ईमानदार होंगे, टीम वर्क में काम करेंगे, ऑफिस के नियमों का पालन करेंगे, तो ये प्रोफेशनल डिसिप्लिन है। ठीक है, तो इतने सारे डिसिप्लिन, अब डिसिप्लिन तो आपने पढ़ा क्या है, लेकिन अब इतने सारे डिसिप्लिन, जो डिसिप्लिन का जो डेफिनेशन था, अब उन सब को सेल्फ में, सोशल में, एडमिनिस्ट्रेटिव में, ऑर्गेनाइजेशनल में, मिलिट्री में, प्रोफेशनल में, इम्पोज्ड में जब अप्लाई कर देंगे तो कैटेगरी बन जाएगी पूरी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो डिसिप्लिन का महत्व क्या है? नॉर्मल सी बात है, कोई भी कॉमन सेंस लगा कि ये समझ सकता है कि डिसिप्लिन का महत्व क्या होगा। देखिए, डिसिप्लिन से जीवन में सफलता मिलती है। अब कुछ लोग कहेंगे यार हम तो बहुत डिसिप्लिन है, लेकिन फिर हमको सफलता क्यों नहीं मिलेगी? आप रुक के डिसिप्लिन है आपको निरंतर रहना ही पड़ेगा डिसिप्लिन में। मतलब डिसिप्लिन का आप कह सकते हैं चमड़ा, स्किन होती है ना, वो आपको चिपका लेनी है बॉडी से, निकलनी नहीं चाहिए, हमेशा बनी रहनी चाहिए। आपको कुछ पाना है, आपने उस समय तक अपने आप को डिसिप्लिन रखा, बस अब आपने टारगेट तय किया कि बस इतने तक ही हम रहेंगे। हो सकता है बीच में ही छूट जाए वो। अब जब आप डिसिप्लिन अपने पूरे इंटायर लाइफ में अपना लेंगे, तब वो आपके कह सकते हैं ना डेली लाइफ का हिस्सा हो जाएगा। फिर आपको बाहर से इम्पोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप नॉर्मली चलते रहेंगे उसी तरीके से। कुछ बनना हो ना बनना हो, वो नॉर्मल आपके पार्ट ऑफ लाइफ रहेगा, तो जीवन में सफलता मिलती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए दंगल की जो गर्ल्स हैं, मूवी है ना, दंगल्स में जो दंगल गर्ल्स बोला जाता है, उनको सफलता मिली डिसिप्लिन से। महात्मा गांधी को, जिन्होंने अपने जीवन में उन्होंने ओढ़ रखा था ना कि हम सत्य और अहिंसा पे ही चलेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, तो उनको भी मिला स्वतंत्रता भारत को। डिसिप्लिन से समाज में जो है शांति और व्यवस्था बनी रहती है, और नियम बने हैं देश में बहुत सारे, तो शांति और व्यवस्था बनी रहती है इससे। डिसिप्लिन से व्यक्तित्व का विकास होता है, आपकी पर्सनैलिटी जो होती है डेवलप करती है। आप अपने जो सेल्फ डिसिप्लिन इम्पोज करते हैं अपने ऊपर, तो आपका मनोबल बढ़ता है, बेहतर इंसान बनते हैं अनुशासन से। देखिए, भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में बोला था ना कि योगस्थः कुरु कर्माणि, योगस्थः कुरु कर्माणि, यानी मन को नियंत्रित कर कर्म करना।
तो इससे आदमी क्या होता है, बेहतर होता है। डिसिप्लिन से क्या होता है, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य जो है बेहतर होता है। रोज का नियम, समय पर खाना, व्यायाम, नींद आदि से शरीर और मन एकदम अच्छे रहते हैं। डिसिप्लिन रूटीन बना रहता है और डिसिप्लिन से आपके नेतृत्व गुण विकसित होते हैं। लीडरशिप क्वालिटी जो होती है ना, वो विकसित होता है। जब आप डिसिप्लिन रहेंगे तो सामने वाला भी डिसिप्लिन आप कर पाएंगे, सामने वाले को बोलेंगे तो आपकी बात मानेगा। ऐसा तो नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन कर रहे हैं, खुद ही नहीं मानते। मैं एक लाइन में ये और क्लियर कर दूँ, डिसिप्लिन का केवल मतलब ये नहीं है कि रोज़ सुबह उठना, समय पर खाना, ये नहीं होता है। जो चीज़ आप पाना चाहते हैं, मतलब आपको जो चाहिए, उसके लिए आप निरंतर ताकत लगा दीजिए पूरी डिसिप्लिन में रहने के, तो वो डिसिप्लिन से ही संभव हो। जो चीज़ चाहिए आपको, उसके लिए आप ताकत लगाएंगे, जो पुरजोर कोशिश करेंगे, इसका मतलब आप डिसिप्लिन में, आप फोकस्ड मैनर में काम कर रहे हैं। और ये जो सुबह उठना, समय पे काम करना, ये आपका वो पार्ट ऑफ, कह सकते हैं ये सपोर्टर है, बस सपोर्ट करेंगे आपको। और इंटायर लाइफ इसको मेंटेन करेंगे तो आपका जो ये सिग्निफिकेंस बताया जा रहा है कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, वो भी बेहतर रहेगा और लंबे टाइम तक करेंगे। तो डिसिप्लिन से नेतृत्व गुण विकसित होता है। डिसिप्लिन से क्या होता है, संकटों का सामना करने में की शक्ति डेवलप होती है, आप में पावर आता है। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे दंगल फिल्म हो गया, एटॉमिक हैबिट की किताबें हो गई, लॉकडाउन में बहुत सारी खबरें आपने ऐसे पढ़ी होंगी, महात्मा गांधी हो गए, भगवान कृष्ण में बहुत सारी, भगवान श्री कृष्ण जो है गीता में बहुत सारी डिसिप्लिन के बारे में बात करिए। पावर ऑफ हैबिट जो बुक है, अब्दुल कलाम हो गए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो गए, नेपोलियन बोनापार्ट हो गया। नेपोलियन बोनापार्ट से बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें हैं, लेकिन पॉजिटिव चीज़ निकालने वाला बात होगी तो डिसिप्लिन में रहते हैं। तो सारी बातों का एक बात कि डिसिप्लिन हमारी ज़िंदगी का मतलब एक पिलर है, जो हमें खुद पर काबू पाने, समाज में शांति और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाता है। इसके बिना मतलब जीवन जो है उनका अव्यवस्था फैल जाएगी, तनाव होगा, असफलता की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। तो डिसिप्लिन रहना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए कुछ नुकसान भी हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, अगर आप बहुत ज़्यादा रूट कह सकते हैं कि इंटेंस डिसिप्लिन है, इंटेंस, तो बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। जैसे अत्यधिक डिसिप्लिन होने से, बहुत ज़्यादा इंटेंस डिसिप्लिन होने से आपकी क्रिएटिविटी ख़त्म हो सकती है, समझ में आया? देखिए जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, तारे ज़मीन पर एक मूवी थी, उसमें ईशान एक क्रिएटिव बच्चा था। ठीक है, क्रिएटिविटी करता रहता था, कुछ नाव बनाता था, पेंटिंग करता था, वो क्रिएटिविटी थी उसकी। लेकिन उसको एक बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया जाता है, जहाँ पे नियम बहुत सख्त रहते हैं। तो क्या होता है, वो पेंटिंग करना छोड़ देता है, बहुत शांत बैठा रहता है, चुपचाप बैठा रहता है, कोई ध्यान नहीं देता। तो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन इम्पोज करने से क्रिएटिविटी चली जाती है, तो ये एक नुकसान हो जाता है। डिसिप्लिन रहना है लेकिन फ्लेक्सिबल रखना है। और मानसिक तनाव और दबाव बढ़ता है बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन रखने से। मान लीजिए आपने कोई डिसिप्लिन बनाया, एकदम हार्डकोर रूटीन बना लिया कि यूपीएससी में सुन लिया है कहीं से कि 18 घंटे पढ़ा जाता है, आपके दिमाग में बैठ गया ये बात, बहुतों के बैठ जाता है। अब आप गए, उठाया और एक चार्ट बनाया, टाइम टेबल 18 घंटे वाला, एक दिन फॉलो किया, 2 दिन फॉलो किया, 3 दिन फॉलो किया, चौथा दिन फॉलो किया, 5वें दिन आप गए दुकान पे सिगरेट शराब खरीद के रख लिए कि आज तो पी के दम मार के पढ़ेंगे, ताकत ही ब्रेन दुखने लगा, आपका सर फटने लगा। 18 घंटे नहीं पढ़ते हैं लोग, उनको परसेप्शन बन गया लोगों का 18 घंटे, वो एक 2 दिन 4 दिन पढ़ लेंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है 18 घंटे, पॉसिबल नहीं है, साइंटिफिकली पॉसिबल नहीं है। तो लगे सिगरेट पीने, शराब पीने, सर फट रहा है इसलिए हम पी रहे हैं सिगरेट। तो मतलब बनने तो गए थे आईएएस आईपीएस, नशेड़ी बन के निकल पड़े, नशेड़ी बनने के राह पे चल पड़े, सिगरेट पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, ये सब पे लगे हुए। तो ये इंटेंस बना दिया पूरा डिसिप्लिन, इतना अपने आप को डिसिप्लिन करने के चक्कर में इतना इंटेंस टाइम टेबल बना दिया कि तनाव में चले गए, इतना इंटेंस डिसिप्लिन वाला चीज चार्ट बना दिया कि अपने आप को स्ट्रेस में है, आप पे प्रेशर बना हुआ है कि अरे आज ये छूट गया, कल ये पढ़ना है, कल वो पढ़ना है। ठीक है, तो इससे स्ट्रेस हो जाता है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से लोग उसको कम करने के लिए शराब सिगरेट जैसी चीज़ों का सहारा लेते हैं।
उससे बेहतर है कि 1-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दौड़ ले, खूब बहुत तेज़ी से दौड़ ले, पसीना निकलेगा इतना ज़्यादा कि खुद ही बहुत बॉडी हल्की हो जाएगी, स्ट्रेस ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। तो और क्या होता है, आपका आत्म अभिव्यक्ति जो सेल्फ एक्सप्रेशन होता है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर रोक लग जाती है। देखिए, अनुशासन अगर दूसरों द्वारा थोपा जाता है आप पे, तो व्यक्ति अपनी बात खुलकर नहीं कह पाता है। ठीक है, इतना स्कोप देना चाहिए कि बोलने की आज़ादी मिले, कि मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर पाऊँ कि मेरे मन में क्या चल रहा है। ठीक है। स्टीव जॉब्स के बारे में आपने सुना होगा। स्टीव जॉब्स ने क्या किया था ना, उन्होंने रिजिड रूल्स को चैलेंज किया था। ये जो 7 दिन वाला कॉन्सेप्ट है ना काम करने का, वो कॉन्सेप्ट ख़त्म करके उन्होंने 5 दिन वाला कॉन्सेप्ट करने की कोशिश की, कि ये जो रिजिड रूल्स है उसको चैलेंज कर दिया। उन्होंने इनोवेशन को जन्म दिया। अगर वो अनुशासन में बंधे होते तो शायद एप्पल जैसी कंपनी ना होती। तो स्टीव जॉब्स ने क्या किया कि उनको जो इस तरीके के रिजिड रूल्स थे, उस रिजिड रूल से बाहर आ गए, रूल्स को नहीं फॉलो किया। वो कहने का मतलब सभी रूल्स को नहीं, उनके कंफर्ट के हिसाब से जो रूल्स उनको ठीक नहीं लगे उनको फॉलो नहीं किया उन्होंने। तभी देखेंगे कि एप्पल जैसी कंपनियां जो है आज एग्जिस्ट करती हैं। अगर वो हर रूल को फॉलो करने लगते हैं तो वो उनका इनोवेशन, क्रिएटिविटी सब खत्म हो जाता है वहीं पे। तो कौन सी चीज़ें फॉलो करनी है, कौन सी चीज़ें फॉलो नहीं करनी है, वो अपने स्वविवेक पे भी डिपेंड करता है। आपको उस पर भी फोकस करना पड़ेगा। अब ऐसे नियम बना दिए कि बाहर से इम्पोज कर दिया गया, किसी ने थोप दिया और उसको आंख बंद करके मानने लगे, नहीं। जो गलत है उसके लिए तुरंत विरोध करिए, ज़रूरी है इसके लिए। तो असमानता और भेदभाव को जन्म दे सकता है इंटेंस डिसिप्लिन अगर इम्पोज किया जाता है तो। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि डिसिप्लिन जो है कुछ वर्गों पर कड़ाई से लागू किया जाता है, जबकि दूसरे इससे बच जाते हैं। तो इंटेंस डिसिप्लिन नहीं होना चाहिए, फ्लेक्सिबल रखना है। चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे आप खुद सेल्फ डिसिप्लिन रहे हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशनल डिसिप्लिन हो या सोशल डिसिप्लिन हो, सबको फ्लेक्सिबल रखना ज़रूरी है। देखिए, भारतीय संविधान की खूबसूरती क्या है, वो अपने आप को फ्लेक्सिबल रखी है। कैसे? आर्टिकल 368 से। अब आप चाहे उसमें तो कुछ भी ऐड कर सकते हैं, कुछ भी रिमूव करने जैसा कुछ, अगर कुछ ऐसी बातें जो समय के साथ ठीक नहीं है तो उसको न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। तो आर्टिकल 368 ये सुविधा देता है। तो क्या है, वो जो संविधान की जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्लेक्सिबल है। ठीक है, समय के साथ फेरबदल किया जा सकता है, लेकिन अब ऐसे कुछ नियम है, ऑर्गेनाइजेशनल सोशल नॉर्म्स है जो समय के साथ नहीं बदलना चाहते, तो विरोध होगा। तो अनुशासन वहीं तक जब तक सामने वाले की आज़ादी पे धक्का नहीं लग रहा। जहाँ धक्का लगा आपकी आज़ादी को, चैलेंज करिए तुरंत उसको। और बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन, इंटेंस डिसिप्लिन होने से क्या होता है कि इंसान जो है मशीन जैसा बन जाता है बिल्कुल। ठीक है, एक रोबोट की तरह काम करता है। सुबह उठना है, फिर ब्रश करना है, फिर जाना है, उठना है, फिर ऑफिस जाना है, खाना पीना, फिर सुबह उठना है, खाना पीना, जाना है, फिर उठना है। ये प्रोसेस चलता रहता है, विशियस साइकिल जैसा चलता रहेगा। सुबह उठो, ब्रश करो, नहाओ, ऑफिस जाओ, सुबह उठो, नहाओ, ऑफिस जाओ, सुबह उठो, नहाओ, जाओ, ऑफिस जाओ। ये विशियस साइकिल चलता रहता है। तो इंटेंस नहीं है। संडे को छुट्टी मिल गई, सैटरडे को छुट्टी मिल गई, चले गए घूमने फिरने, निकल गए। तब कोई एक महानुभावी आपके बीच में आकर टोकने की कोशिश करे, अरे असाइनमेंट है ये मत जाओ, संडे को बैठ के काम कर लेते हैं, तो आप कहेंगे भाड़ में गया काम, संडे में हम घूमेंगे, कुछ भी हो जाए। तो वो एक तरह का इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि आपने 6 दिन लगातार अपने ऊपर काम किया है, खूब काम किया है, तो आपके ब्रेन को रिफ्रेशमेंट भी चाहिए थोड़ा। तो एक तरह का इन्वेस्टमेंट है, सैर सपाटा करना एक तरह का इन्वेस्टमेंट है अपने ऊपर, खुद पे, ताकि फालतू चीज़ों से दूर रहें थोड़ा। तो इंटेंस डिसिप्लिन का नुकसान क्या है? रचनात्मक, आपके इनोवेशन में कमी हो जाएगी, आप पे स्ट्रेस बढ़ेगा, आप सेल्फ एक्सप्रेसिव पर्सन रहेंगे वो नहीं हो पाएगा, भेदभाव बढ़ने का डर होता है, विद्रोही भावना हो सकती है, मशीन जैसा व्यवहार हो सकता है, ये सब। तो इन शॉर्ट ये कि डिसिप्लिन बुरा नहीं होता है, लेकिन इसे बैलेंस, फ्लेक्सिबल और प्रेम पूर्वक लागू करना चाहिए। अनुशासन के साथ साथ आत्मनिर्भरता, रचनात्मकता और सहानुभूति भी ज़रूरी है। तो बीच का रास्ता निकालने की बात की जा रही है। ये नहीं कि इंटेंस कर दे, बहुत ज़्यादा लूज़ कर दे, ये नहीं होना चाहिए। ना बहुत ज़्यादा इंटेंस, ना बहुत ज़्यादा लूज़, मीडियम फ्लेक्सिबल रखना है।
ज़रूरत के हिसाब से। देखिए अभी सवाल ये है कि ये जो मैं डिसिप्लिन डिसिप्लिन कर रहा हूँ, तो डिसिप्लिन सिखाया कैसे जा सकता है, ये भी तो होता है ना। डिसिप्लिन का वही पुराना प्रोसेस है साइकोलॉजी में, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, जो प्रोसेस सोशलाइजेशन का प्रोसेस, पीयर ग्रुप, फैमिली, यही सारी चीज़ें हैं। लेकिन देखिए एक साइकोलॉजिस्ट थे डेनियल गोलमैन, उन्होंने कुछ लर्निंग की थ्योरीज मतलब तरीका बताया था, पढ़ने पढ़ाने का तरीका कि कैसे हम सीख सकते हैं कोई चीज़। डेनियल गोलमैन एक फेमस साइकोलॉजिस्ट है, राइटर भी है। उन्होंने दो किताबें, बहुत सारी किताबें लिखी, उनमें फेमस किताबें हैं इमोशनल इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस और फोकस। ये तीन किताबें बहुत फेमस हैं। तो उन्होंने क्या किया कि दो प्रमुख सीखने की विधियां यानी लर्निंग मेथड, यानी डिसिप्लिन डेवलप करने में मदद करती है। जो सीखने की विधियां क्या है, मतलब लर्निंग मेथड क्या है, या लर्निंग मॉडल्स बोलिए इसको, दो तरीके बताए थे। पढ़ने पढ़ाने के तरीके लोगों ने बहुत सारे बताए, लेकिन ये साइकोलॉजिस्ट है तो इन्होंने भी एक दो तरीके बताए थे। पहला था कॉग्निटिव लर्निंग, जिसे हम दिमाग से सीखने की कोशिश करते हैं, कि कॉग्निटिव लर्निंग से डिसिप्लिन कैसे सिखाया जाए। देखिए कॉग्निटिव लर्निंग क्या कि ये तरीका है एक तरीके का कि सोच समझ कर, तर्क करके और अनुभव से सीखते हैं। ये कॉग्निटिव लर्निंग है। कैसे मदद करता है, इसमें ये होता है कि हमें ये समझ में आता है कि क्यों किसी चीज़ को करना ज़रूरी है। सवाल ध्यान दीजिएगा, क्यों क्यों किसी चीज़ को करना ज़रूरी है, और हमें अनुशासन के लॉजिक और परिणाम पता चलते हैं इससे, सवाल करने से क्यों। ये होता है कॉग्निटिव लर्निंग, यानी सोच कर समझ कर तर्क करके अनुभव से पता करना। यही है कॉग्निटिव लर्निंग मेथड। मॉडल है ना दो, लर्निंग मॉडल्स दो हैं, तो उसमें कॉग्निटिव लर्निंग की बात चल रही है। मान लीजिए आपको बोला जाए योगा करना है आपको, तो आप सवाल तुरंत करेंगे क्यों योगा करें हम, ठीक है, क्यों योगा करेंगे। तब फिर आपको जब आप क्यों पूछेंगे तो सामने वाला बताएगा कि देखो योगा करोगे तो अब तुम स्वस्थ रहोगे, तुम लंबी आयु जी सकते हो, कोई बीमारी नहीं होगी। तो तुम आपको परिणाम पता चल गया ना, क्यों करते ही आपको परिणाम पता चल गया, आउटकम पता चल गया कि ये करेंगे तो ये होगा। यही है लर्निंग मेथड, यही है कॉग्निटिव लर्निंग मेथड, ठीक है। जो डेनियल गोलमैन है साइकोलॉजिस्ट है, वो बोल रहे हैं कि कुछ भी करना है तो क्यों, कोई भी चीज़ आपसे कुछ करवाने की कोशिश करा जा रहा है तो आप सवाल करो उससे, क्यों पूछो, फिर उसका परिणाम पता चल जाएगा तो फिर आप आगे बढ़ो। सही परिणाम मिला तो ठीक है, गलत परिणाम है तो छोड़ देंगे वहीं पे। अब बोला जाएगा कि ये लो बेटा जहर खाओ, इसे जहर खाओ, तो फिर आप पूछेंगे ना क्यों खाए जहर, क्योंकि इसको खाओगे तो तुम मर जाओगे। तो फिर हम कहेंगे ना कि नहीं खाना है आपको जहर, जहर क्यों खाए आप। तो ये कॉग्निटिव लर्निंग यानी दिमाग से सोच कर समझ कर तर्क करके अनुभव से, इन सब चीज़ों से आपको कोई चीज़ सीखनी होती है। तो वो ऐसे ही डिसिप्लिन भी सीख लेते हैं। योगा करना है, क्यों करें योगा, ये आउटकम है, ठीक है हम करेंगे। तो ये कॉग्निटिव लर्निंग मेथड है, ठीक है। दूसरा है सोशल लर्निंग, उनका डेनियल गोलमैन का दूसरा है सोशल लर्निंग डिसिप्लिन मेथड। कैसे सिखाएगा, देखिए इसमें क्या होता है कि सोशल लर्निंग में हम दूसरे लोगों का व्यवहार देखते हैं, उससे सीखते हैं, ठीक है। ये होता है सोशल लर्निंग, ये डेनियल गोलमैन का सोशल लर्निंग मेथड है, मतलब मॉडल है। दूसरा मॉडल दूसरों के व्यवहार को देख के सीखते हैं, माता के, पिता के, शिक्षक के, नेता के, फिल्म के, ये सब किरदार हैं। तो देखिए हमें कैसे मदद करेगा डिसिप्लिन सीखने में, इसमें ये होगा कि हम रोल मॉडल्स को देखकर सीखते हैं कि अनुशासन कैसा लाया जाए। अगर वो कर सकता है तो मैं, ये मन में आएगा ना कि अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, ये वाली जो सोच है। आप किसी को रोल मॉडल मानते होंगे, मान लीजिए किसी फिल्म स्टार को उठा लीजिए, महेंद्र सिंह, चलिए फिर क्रिकेटर को उठा लीजिए, महेंद्र सिंह धोनी। वो कभी हार नहीं मानता है, शांत रहता है, मुश्किल सिचुएशन में भी शांत रहता है, ठीक है, ये मन में है। अब आप उसे देखते हैं तो आप उसे रोल मॉडल मानते हैं, तो उसे देखकर सीखेंगे कि ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। ये सोच जब डेवलप होती है तो इसको सोशल लर्निंग मेथड बोलते हैं।
जनरली लोग ऐसा करते हैं, कुछ लोग में ऐसा एटीट्यूड होता है उनके अंदर पहले से ही, लेकिन उनको टेक्निकल वर्ड नहीं पता होते ना, जैसे आपको भी अभी नहीं पता होगा टेक्निकल वर्ड, लेकिन अभी ये पता हो गया कि डेनियल गोलमैन ने लर्निंग मॉडल्स दिए थे, दो है, एक कॉग्निटिव एक सोशल। कॉग्निटिव में सोच समझ के तर्क करके हम कोई चीज़ सीखते हैं, और सोशल लर्निंग में हम देख कर सीखते हैं, अनुभव से, व्यवहार को देख के, जिसमें हम किसी को रोल मॉडल बना के उससे सीख सकते हैं। तो ये डिसिप्लिन सिखाने के भी तरीके हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया कि कैसे डिसिप्लिन सीखा जा सकता है, एक तो कॉग्निटिव लर्निंग से, एक सोशल लर्निंग मेथड से। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी, चक दे इंडिया मूवी, इन सब चीज़ों को देख के बहुत सारी चीज़ें हम सीख सकते हैं। और भी तरीके हैं, जैसे मॉडलिंग हो गया, स्टोरी टेलिंग हो गया, पीयर लर्निंग हो गया, पब्लिक प्रेज हो गया। यानी मॉडलिंग मतलब माता पिता या शिक्षक खुद उदाहरण बन जाए। स्टोरी टेलिंग में ये होता है कि अनुशासन, डिसिप्लिन को कहानियों के माध्यम से सिखा दें। पीयर लर्निंग का मतलब ये होता है कि बच्चों को अच्छे समूह में रखें, अच्छा ग्रुप बना, उसका दोस्तों का जो ग्रुप होता है अच्छा ग्रुप हो तो वो भी सीख लेगा, वहाँ पे भी डिसिप्लिन। पब्लिक प्रेस से मतलब ये है कि अनुशासित बच्चों को सार्वजनिक रूप से सराहना दें, मतलब कुछ अच्छा करे तो उसको शाबाशी दे दें कि हाँ बेटा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, क्या अच्छा काम किया तुमने, तो कमाल कर दिया, धमाल कर दिया, तुमने तो धोती फाड़ रुमाल कर दिया। ऐसे बोल 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 के उनको थोड़ा सर पे चढ़ाइए अच्छी चीज़ें करेंगे तो उनको सर पे चढ़ाइए थोड़ा, कि देखो कितना बढ़िया कर रहे हैं। तो बच्चा कहेगा कि ओ माय गॉड, ये करने से हमको तारीफ मिलती है, तो हम भी करेंगे, और लोग भी करने उतार हो जाएंगे। ये मेथड से डिसिप्लिन सिखाने के। तो एक लाइन में जब मैं ये बोलूँ कि डिसिप्लिन कोई एक दिन की आदत नहीं होती है, ये आपको हर दिन निरंतर सतत धीरे 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 करके डेवलप होने वाली चीज़ है, यही इसका मतलब है। अब डिसिप्लिन का एनालिटिकल पार्ट आप खुद से पढ़ेंगे, इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई है, इसमें कुछ ज़्यादा अच्छा बताना नहीं है। ये डिसिप्लिन, ये सारी चीज़ें एथिकल, सोशल, ये सब आप खुद से पढ़ लेंगे, क्योंकि इसमें सारी अच्छे से बताया हुआ है, कोई रॉकेट साइंस जैसा कुछ नहीं है। तो हमको समझना है कि ट्रस्ट वर्दीनेस क्या होता है। देखिए, अब हमको समझना है विश्वसनीयता। ट्रस्ट वर्दीनेस का मतलब होता है विश्वसनीयता क्या होती है, वो समझना है। ठीक है, ट्रस्ट वर्दीनेस का देखिए सीधा सा मतलब ये है कि व्यक्ति पर विश्वास करना, यह विश्वास करना कि वह एक सच्चा, ईमानदार, जिम्मेदार, भरोसेमंद है। ठीक है, यही है ट्रस्ट वर्दीनेस, यानी विश्वसनीयता, इसी को बोलते हैं। इससे होता क्या है, ये कह सकते हैं एक क्वालिटी है, जिससे क्या होता है रिलेशनशिप में, सोसाइटी में, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में सिस्टम का एक बेस है, किसी भी रिलेशन का, किसी भी सोसाइटी का, किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का एक फंडामेंटल बेस है ट्रस्ट वर्दीनेस, यानी विश्वास, विश्वसनीयता। अगर ये हिला तो सब स्ट्रक्चर जो टूट के नीचे आ जाएगा। ये आपकी प्रशासनिक सेवा में भी काम आता है, समाज में भी काम आता है, आपकी रिलेशनशिप में भी काम आता है। तो सीधा से सीधा मतलब ये है कि किसी व्यक्ति पर ये विश्वास करना कि वो सच्चा है, ईमानदार है, जिम्मेदार है और भरोसेमंद है। तो ये होती है ट्रस्ट वर्दीनेस। ठीक है, तो ट्रस्ट वर्दीनेस का सीधा सा अर्थ ये है कि वचन दे तो उसको निभाए भी, जो कहे सही कहे, और जो कहे वो करे भी, यानी जिस पर लोग भरोसा कर सके। ठीक है, इसी पे एक डेनिस वेटले हैं, बहुत अच्छी बात बोलते हैं। वो कहते हैं कि ट्रस्ट इज़ द ग्लू ऑफ लाइफ, इट्स द मोस्ट एसेंशियल इंग्रेडिएंट इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये बोलते थे, इसका मतलब ये है कि विश्वास जीवन का गोंद है, यह प्रभावशाली संवाद का सबसे ज़रूरी तत्व है। अब तो ये ट्रस्ट वर्दीनेस आपको पता चल गया क्या है। अब इसके आगे बस एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल है, केवल एग्जाम्पल है। चक दे इंडिया मूवी एग्जाम्पल है। ठीक है, शाहरुख खान पे ये भरोसा करना, कबीर खान जो किरदार है कबीर खान पे, कोच पे ये भरोसा करना कि ये हमें वर्ल्ड कप दिलाएगा, तो ये भरोसा है उनका। जैसे इसरो ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया, तो भारत देश को भरोसा था ना कि ये लोग कर लेंगे। इसी तरीके से ईसाई धर्म में, इस्लाम में देखिए
अल आमीन जैसे वर्ड आते हैं। अल आमीन मतलब ये पैगंबर मोहम्मद को दिया गया एक नाम था, अल आमीन। क्यों दिया गया था? इसका मतलब ये था कि ये बहुत ही ईमानदार और भरोसेमंद थे, ठीक है। तो इसलिए उनको नाम दिया गया था अल आमीन, यानी ट्रस्ट वर्दीनेस था उनमें बहुत ज़्यादा। और सिख धर्म में देखिए एक वर्ड आता है सतनाम, आता है ना, सतनाम, सत वाहे गुरु ऐसे बोलते हैं, गुरुबाणी में सतनाम बोला जाता है, यानी सच्चा नाम, यानी सत्य पर विश्वास और उसका पालन ही विश्वास योग्य होता है, सतनाम। तो ये ट्रस्ट वर्दीनेस का एग्जाम्पल है। फिनलैंड की प्रधानमंत्री हो गई सना मारिन, उन्होंने क्या किया था, कोविड-19 के दौरान हर डिसीजन को खुले रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लिया, मतलब ट्रांसपेरेंसी ज़बरदस्त रखी, कुछ छुपाया नहीं। और ट्रस्ट वर्दी लोगों का नाम अगर आप लिखना चाहें तो महात्मा गांधी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, मदर टेरेसा, इन लोगों का नाम आराम से लिख सकते हैं। ये लोग ट्रस्ट वर्दी लोग थे, इनमें कोई सोचने वाली बात नहीं है कि बैठ के 5 घंटा सोचें कि नहीं ये थे कि नहीं थे। जनरल परसेप्शन यही है कि थे, तो चुपचाप लिखिए। अब ये UPSC और प्रशासनिक क्षेत्र में ट्रस्ट वर्दीनेस का क्या महत्व है? देखिए, पहला तो यही महत्व है कि भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलती है इससे। अगर ईमानदार अफसर है और उसकी पहचान वैसी बनी हुई है तो विश्वसनीयता बढ़ती है लोगों की, उस पर जनता से जुड़ाव बढ़ता है। पॉलिसी मेकिंग हो गया, अगर न्याय की बात आती है तो लोगों का भरोसा बढ़ता है इस सब चीज़ों से। अब कोई भी चीज़ की एक बुनियाद होती है, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हो गया, रिलेशनशिप हो गया, समाज में समाज को ढंग से चलाने के लिए उसका एक फंडामेंटल है ट्रस्ट वर्दीनेस, जो मैंने अभी बोला, विश्वसनीयता। अब विश्वसनीयता का भी एक फंडामेंटल है, मूल, जिससे वो ट्रस्ट वर्दीनेस पैदा होती है। कैसे? 4 चीज़ें हैं, इंटीग्रिटी यानी सत्यनिष्ठा, ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता, अकाउंटेबिलिटी जवाबदेहिता, और मोरल करेज यानी नैतिक साहस। इन सब चीज़ों से आती है ट्रस्ट वर्दीनेस। और ट्रस्ट वर्दीनेस जब आती है तब बनता है एक अच्छा समाज, एक अच्छा रिलेशनशिप, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम तैयार होता है, बेस के ऊपर बेस। तो ट्रस्ट वर्दीनेस के कौन कौन से एस्पेक्ट है? सत्यनिष्ठा यानी जो अंदर और बाहर एक जैसा हो, यानी जो सोचता है वही करता है, और वही जो कहता है वही करता है। तो ये सत्यनिष्ठा है। यानी महात्मा गांधी जी का जीवन, ये महात्मा गांधी जी एक अच्छे एग्जाम्पल है इंटीग्रिटी की। ऑनेस्टी, बिना झूठ बोले, छल कपट के बिना पारदर्शिता से व्यवहार करना। रिलायबल बिहेवियर होना, विश्वसनीय व्यवहार हो, हर बार जो है समय पर वादा निभाने वाला, भरोसेमंद व्यवहार करने वाला। अकाउंटेबिलिटी, वचनबद्धता, कमिटमेंट, वचनबद्धता, जो कहा उसे पूरा करने का पूरी ताकत लगा के प्रयास करना। ट्रांसपेरेंसी, मोरल करेज, इन सब से बनता है ट्रस्ट वर्दीनेस, विश्वसनीयता बनती है। तो एलिमेंट पता चल गया कैसे विश्वसनीयता बनती है और विश्वसनीयता बनने से क्या क्या होगा। अब इन सब के बारे में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म में कुछ ना कुछ बोला गया है। वो कोट है, आप देख लीजिएगा। कोट पढ़ाने नहीं जाऊँगा क्योंकि एग्जाम्पल है ये, केवल और केवल एग्जाम्पल। मैंने बोला ना कि ट्रस्ट वर्दीनेस जितना पढ़ लिया, अब उसके आगे जो भी आ रहा है एग्जाम्पल आ रहा है। और ये बस एक एक्स्ट्रा चीज़ है जो कि ट्रस्ट वर्दीनेस कैसे बनता है, ये उसके बारे में है, ये समझने की ज़रूरत थी। लक्ष्य मूवी, स्वदेश मूवी, शाहरुख खान की स्वदेश मूवी नहीं देखिए तो देखिए, बार बार देखिए, 1000 बार देखिए। सूर्यवंशम देखने से ज़्यादा बेहतर है ये। 12 एंग्री मैन देखिए। और ट्रस्ट वर्दीनेस के एग्जाम्पल सबसे अच्छे हैं नेल्सन मंडेला, अन्ना हजारे। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है इन्होंने हड़ताल किया था, काफ़ी देश के लेवल पे इनको सराहा गया था। तो अन्ना हजारे के एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो ट्रस्ट वर्दीनेस का महत्व क्या है, आपके व्यक्तिगत जीवन में क्या महत्व है? ठीक है, आपके व्यक्तिगत जीवन में क्या होता है कि भरोसे से रिश्ते मजबूत हो जाते हैं, जीवन में आपकी शांति आती है। ये होता है ट्रस्ट वर्दीनेस आपके व्यक्तिगत जीवन में। ठीक है, तो कोई रिलेशनशिप में है तो उसमें आप भरोसे के काबिल है तो आपका रिश्ता जो है लंबे टाइम तक चलेगा। पति पत्नी के बीच का जो रिश्ता है वो लंबे टाइम तक चलेगा। भाई भाई के बीच का रिश्ता जो है वो लंबे टाइम तक चलेगा। भरोसा गया, काम खत्म, सिंपल खेल।
सामाजिक जीवन में क्या होगा कि समाज में सामूहिक सौहार्द बनेगा, सहयोग बना रहता है। आपने मदद की एक की, आपने मदद की, उसने आपकी आपकी भी मदद कर दी मुश्किल समय में। होता है कि पड़ोसी पड़ोसी आपस में जल रहे हैं, कूद रहे हैं, तो एक समाज, एक टॉक्सिक सोसाइटी बनती है। टॉक्सिक सोसाइटी वर्ड अच्छा वर्ड है, कि भरोसा ही नहीं है एक दूसरे पे। वो बर्बाद हो जाए, ये बर्बाद हो जाए, ऐसे बर्बाद हो जाए, वो मर जाए, पागल हो जाए, ये सब चक्कर लगा रहता है। तो ये एक पढ़े लिखों का सोसाइटी नहीं है, ये कह सकते हैं जाहिलों का सोसाइटी है, पूरा तरीके से, पूरी 100% जाहिलों का सोसाइटी। मैं सही वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, जाहिलों का सोसाइटी है, ऐसा ऐसा बोल सकते हैं तुरंत। ठीक है। तो सामाजिक सौहार्द नहीं रहता, भरोसा गया, काम खत्म, सीधा सिंपल गेम यही है। शक पैदा होगा, और शक पैदा हो गया तो बस वो हमेशा शक बना रहेगा, एक बार आने की ज़रूरत है। प्रशासनिक जीवन में क्या होता है, अफसरों पर जनता का भरोसा बना रहता है, ट्रस्ट वर्दीनेस से, जो कि अभी टूटता हुआ दिख रहा है। वो टूटता क्या दिख रहा है, एकदम चुकना चूर हो चुका है, कुछ है नहीं अभी। ये तो ये सारी चीज़ें हो जाए तो बेहतर ही हो, लेकिन ऐसा है नहीं कि जिस बैकग्राउंड से सभी लोग आते हैं वही सब हालत ख़राब रहती है उनकी भी। वो भी चाहते हैं कि जेब में भर लें बहुत सारे करोड़ों रुपए निकल लें। तो मुझे बस पढ़ाना है, वो मूर्खता तो आपको पता ही, न्यूज़ में देखते होंगे। तो प्रशासनिक जीवन में क्या है कि अफसरों पर जनता का भरोसा बनाता है और योजनाएं सफल हो जाती हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंस में आप देखेंगे तो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फर्टर्निटी, ये सब सुरक्षित होते हैं बस इसी ट्रस्ट वर्दीनेस से। और व्यापार और व्यवसायिक क्षेत्र में आप अपने ग्राहक हैं और निवेशक, जो ग्राहक और निवेशक तभी जुड़ेंगे जब संस्था पे भरोसा हो। आपने कोई संस्था खोली है, कोई इन्वेस्टर है, कंज्यूमर है, और कोई जुड़ ही नहीं रहा आपसे, क्योंकि भरोसा नहीं है। भरोसा बनेगा तभी एक दूसरे से जुड़ाव महसूस होगा, उनको जुड़ाव करेंगे। तो ये धार्मिक कोटेशन कुछ है ट्रस्ट वर्दीनेस से ही जुड़ा हुआ, सिग्निफिकेंस से लेके, तो ये सारा पढ़ लेंगे। यूनेस्को ने 2023 में एक रिपोर्ट दी थी, उसमें ये बोला था कि समाज में जब मीडिया विश्वसनीय होती है तो लोकतंत्र मजबूत होता है। ये क्यों लाया गया था पता है? भारत में प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इतनी धज्जियाँ उड़ गई है कि कह सकते हैं कि इसीलिए ये वर्ल्ड लेवल पे देखा जा रहा था। एक रिपोर्ट पब्लिश हुई जिसमें भारत देश का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब पाया गया। मतलब औरों का भी है, लेकिन हमारा कुछ ज़्यादा ही ख़राब पाया गया, क्योंकि वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी बोला जाता है हमें। वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में ये हालत पाई जाएगी तो फिर दिक्कत हो। उसी के रेफरेंस में आ गया ये कि समाज में जब मीडिया विश्वसनीय होती है तभी लोकतंत्र मजबूत होता है। ये पढ़ने में तो बहुत ही सुंदर सुंदर लग रहे हैं वर्ड ना, ये कटाक्ष किया गया है पूरी तरीके से, कटाक्ष है ये, आलोचना है कि मीडिया बिक गई है हर जगह से। केवल मीडिया ही नहीं, बहुत सारे संस्थान जो है इस तरीके से बिके हुए हैं कि पूछे मत। अब सवाल है कि ट्रस्ट वर्दीनेस क्यों ज़रूरी है। आपको भी पता है क्यों ज़रूरी है, कि रिश्तों की नींव बनी रहे, प्रशासन में ताकत रहे, लंबी सफलता के लिए हमें ट्रस्ट वर्दीनेस की ज़रूरत है। तो ट्रस्ट इज़ लाइक अ ग्लास, टूटा तो टूटा तो ट्रस्ट इज़ लाइक अ ग्लास, अगर टूट गया जुड़ तो जाएगा पर दरारें बनी रहेंगी। गोंद से फेविक्विक से चिपकाएंगे ना, उसके बाद भी तो दरार दिखेगा। तो ट्रस्ट वर्दीनेस एक ऐसा मूल्य है जो व्यक्तित्व, समाज, प्रशासन को जोड़ने वाला अदृश्य धागा है। इसका विकास जितना कठिन है उसका नुकसान उतना ही गहरा होता है। तो ये ट्रस्ट वर्दीनेस का एनालिटिकल पार्ट आप खुद पढ़ेंगे, कुछ नहीं करना, बस एक नज़र थरो रीडिंग करनी है, बस पढ़ लेना है, समझ लेना है, कुछ करना नहीं है इसमें। समझ जाएंगे क्या है, वही नैतिक आधार है, प्रशासनिक सिस्टम का बुनियाद है, ये सारी चीज़ें आप इसी में लिखी हुई है, ये सारी चीज़ें इसमें है, तो आप पढ़ लेंगे। ठीक है। तो ट्रस्ट वर्दीनेस क्या है, एक ऐसा मूल्य है जो लोक प्रशासन को जनता से जोड़ता है, अफसर को कर्तव्यनिष्ठ बनाता है, समाज को विश्वास की डोर में बांधने वाला है। तो इसके बिना न नीति संभव है, न न्याय, और न ही प्रशासन। ये गया तो काम खत्म। तो अब सवाल ये है कि ट्रस्ट वर्दीनेस सिखाया कैसे जाए। वही पुराना लर्निंग मेथड, सोशल लर्निंग मेथड आप अपना सकते हैं, कॉग्निटिव लर्निंग, सोशल लर्निंग,
क्योंकि बच्चे में ही तो ये सारे गुण डालने हैं कि एक बच्चा छोटे से छोटा है तो उसको किस तरीके से बड़ा किया जाए, कैसे परवरिश की जाए कि वो बेहतर तरीके से बेहतर बन सके। दुर्भाग्य है कि ये बेहतर से बेहतर नहीं बन पाएंगे, बन नहीं पाते, सब सब संभव नहीं। इसमें भी बहुत सारी डिस्पैरिटी है, असमानता बहुत ज़्यादा है। जो अमीर बच्चे हैं वही बेहतर बन पाएंगे, जो मिडिल क्लास है मिडिल क्लास के जैसे बन के रहेंगे, क्योंकि उनको संसाधन रिसोर्सेज उतने ही मिले हैं, उसी के हिसाब से सोचेंगे। जो गरीब बच्चा है पहले तो यही सोच ले कि अपना पेट कैसे भर लें हम। तो इसमें भी डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा है कि बेहतर से बेहतर बनने अब सवाल ये कि बेहतरी कहाँ तक है। कोई एक बच्चा बेहतर बनना चाहता है तो उसके लिए बेहतरी कहाँ तक है, कहाँ तक वो बेहतर बन सकता है। बेहतर के कोई नॉर्म्स है क्या? तो सभी लोगों ने अपने अपने हिसाब से बना रखा है कि जो अमीर है वो उनके लिए ये बेहतर है, जो गरीब है उनके लिए ये बेहतर है। तो बेहतर बेहतर बनने में भी डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा है, अगर ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा। तो कैसे सिखाया जा सकता है? स्कूल में सिखाया जा सकता है, मोरल एजुकेशन के द्वारा सिखाया जा सकता है, रोल प्लेइंग करा सकते हैं, स्टोरी टेलिंग कराया जा सकता है, विजुअल बेस्ड डिबेट कराया जा सकता है। बुक्स में ऐसे चैप्टर डाले जा सकते हैं एनसीईआरटी के चैप्टर में से 6ठी से 10वीं तक नैतिक शिक्षा की किताबें पढ़ाई जाएँ। ट्रस्ट, ऑनेस्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे मूल्यों को पढ़ाया जाना चाहिए। कुछ महापुरुषों के जीवनी को भी उनको दिखाया जाए, एपीजे अब्दुल कलाम, लाल बहादुर शास्त्री, ऐसे कुछ मूवीज़ देख सकते हैं। चक दे इंडिया जैसी मूवी देख सकते हैं, अपरिचित जैसे मूवी देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें उनको दिखाइए ताकि वो समझे। काम की जगह पर सिखाया जा सकता है। कैसे सिखाएंगे? फीडबैक सिस्टम रखें, कोई भी चीज़ किया जाए तो उसका फीडबैक सिस्टम रखा जाना चाहिए, फीडबैक लेना चाहिए, ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए हर चीज़ को। अपने जो वर्क कल्चर होता है उसको ट्रांसपेरेंट बनाएं, और शिकायतों का निवारण करने का जो भी मैकेनिज़्म है वो भी तैयार रखा जाना चाहिए। धार्मिक और सांस्कृतिक शिक्षाओं से भी सिखाइए, जैसे गीता में लिखा है ना, कर्म में निष्काम भाव से जुड़ो, इस तरीके की बातें सिखाइए उसको, यानी स्वार्थ रहित होकर कर्तव्य करो अपनी। इस्लाम में एक वर्ड है अमनाह, अमनाह जैसे शब्द आते हैं। अमनाह का मतलब होता है ट्रस्ट। तो किसी के विश्वास को तोड़ना सबसे बड़ा पाप माना जाता है, तो उसमें बोला जाता है कि अमनाह रखो, यानी ट्रस्ट बनाए रखो। सिख धर्म में नाम जपना, कीर्तन करनी, वंद चखना, ये सारे यानी मेहनत से कमाना और ईमानदारी से बांटना, ये चीज़ें उनको सीखने की ज़रूरत है। इस तरीके से सिखाया जा सकता है उनको। बस ये सारी चीज़ें माता पिता कर सकते हैं, अगर पढ़े लिखे हैं तो माता पिता करें, नहीं तो टीवी पे ऐसे कोई चीज़ें आती हैं उनके थ्रू सिखाएं। और भी लर्निंग मेथड है, जैसे कॉग्निटिव लर्निंग मेथड, सोशल लर्निंग मेथड, रोल प्लेइंग, ऑडियो विजुअल मेथड, इन सब चीज़ों से सिखाएं। जैसे ऑडियो विजुअल में आप कर सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्रीज उनको दिखा सकते हैं, फिल्में दिखा सकते हैं, स्वदेश जैसी मूवी दिखाइए उनको। तो ट्रस्टवर्दीनेस सिखाना संभव है अगर बच्चे को सही आदर्श मिलेगा, संस्था ईमानदारी का माहौल दे और शिक्षा और प्रशासन दोनों इस मूल्य को महत्व दे, तो ये किया जा सकता है, बहुत ही आराम से अच्छे से किया जा सकता है, बच्चा भी बेहतर बनेगा। लेकिन अंत में जो दुर्भाग्य ये है कि अभी हम खाने पीने के लिए लड़ाई कर रहे हैं, रिसोर्सेज के लिए लड़ाई चल रही है अभी। 2047 तक डेवलप बनने का जो ख्वाब है वो तरीके से जुमला ही लगता है, क्योंकि कुछ भी टारगेट हम रखते हैं और उसके लिए पूरी ताकत लगाते हैं, तब समझ में आता है कि हाँ हम कर सकते हैं, तब एक भरोसा बनता है। लेकिन 2047 का जो टारगेट रखा गया उसके लिए काम न करके उत्पात मचा हुआ है इतना कि मुश्किल लगता है। क्योंकि ज़मीनी हकीकत आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, देख के अभी एक डॉक्यूमेंट्री आई थी ना, मुसहर समुदाय पे चावल खा रहे थे, नमक चावल, और फिर हम कह रहे हैं कि 2047 तक डेवलप्ड हो जाएंगे। कैसे? सपने में। तो ये था, ये जो मैंने सब पढ़ाया है, मतलब समझाया या पढ़ाया जो भी है, ये सैद्धांतिक पक्ष है सारी चीज़ें। ये आप अपने अंदर आप में नहीं होगा तो लाइए, लाने के बाद ज़मीन पर आइए, उसके बाद आपको दिखाई देगा सारी चीज़ें कि आप खुद में खुद अगर बहुत मजबूत इरादे वाले होंगे तभी टिक पाएंगे,
नहीं होंगे तो खाने वाले एक से एक बड़े भरे पड़े आपको नोच के खा जाएंगे। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग गीता। इस डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा।